ओके जी, सो लुक एट दिस जी। हमने ये क्लास बनाई थी जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल नंबर था और एक फ्लोट था, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज थी? उसके अलावा अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कंस्ट्रक्टर है इसका, जिसमें आर पास होता है और एक सी पास होता है। ये मैंने क्या किया हुआ है? ये मैंने क्या किया हुआ है? ये अंदर R इसके was दो equals 0 से पैरामीटर। initialize। ये आर क्या इसको इस रियल और इमेजिनरी को साइन हो जाएंगे? ये जो पैरामीटर पास किया उनकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाए। डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसमें कोई पैरामीटर पास ना करूं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या क्या वैल्यू साइन हो जाएगी? आर और सी को 0 और 0 साइन हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यानी कि मैं मेन में जाके, फॉर एग्जांपल मैं सोर्स डॉट सीपी में जाके मैं यहां पर ये एक इंट मेन लिख रहा हूं और इंट मेन में जाके मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सी असाइन कर। तो बेसिकली सी में बेसिकली इसका मतलब यह है कि मैंने बेसिकली यहां पे 0 0 पास कर दिया। अगर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा कि मैंने 0 0 पास कर दिया। डज इट मेक सेंस? अगर मैं ये पास कर दूं तो क्या होगा? जी बता सकते हैं आप लोग ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, और आप लोग भी बता रियल सकते पार्ट हैं। में 5 चला जाएगा और इमेजिनरी रियल में 0 पार्ट चला में, जाएगा। हाँ जी, रियल आर आप इसको बताएं। रियल में आर में 5 चला जाएगा। रियल पार्ट में 5। रियल में नहीं लिखो, आर में लिखो। जो उसका एट्रीब्यूट रिसीव करने के लिए वहां मौजूद है वो आर है। तो आर में 5 चला जाएगा और जो सी है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है, उसमें बेसिकली 0 पैरामीटर चला जाएगा। ठीक हो गया? सही है। अच्छा जी, तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमने क्लास बनाई थी इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे, फंक्शंस थे। एक उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक इनिट था, एक प्रिंट था, और उसके अलावा ऐड था, सब्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई था, इनवर्स था और डिवीजन था। यही तकरीबन आप लोगों ने यहां पर बनाया। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि जब भी हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल मेन में जाते हैं तो मेन में हमने यहां पर कुछ लिखा था कि अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ इस तरह की चीज कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर C1 और इसमें मैंने 1 1 भेज दिया और यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर C2 और यहां पे मैंने 2 2 भेज दिया। ठीक है। और मैं यहां पे करता हूं C1 डॉट एड। ठीक है। और यहां पे मैं C2 भेज देता हूं। बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन होती है ये कैसे होती है? आपको मैंने बताया था कि ये बेसिकली कन्वर्ट होती है। जो आप लोगों को मैंने राज की बात बताई थी, वो राज की बात क्या थी? कोई बता सकता है? कि ये ट्रांसलेशन होती है किसके अंदर कि C3 इज इक्वल टू, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास के अंदर मौजूद जो ऐड फंक्शन है वो कॉल करे और ये जो C1 है उसका एड्रेस भेज दे और C2 एज ए पैरामीटर चला जाता है। ओके, ये हिडन में हो रहा होता है। और रिसीविंग एंड पे पहला पैरामीटर कौन सा होता है? रिसीविंग एंड पे, जब हमने रिसीविंग एंड का मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐड की क्लास बनाई हुई है, ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है जी? असल में ये फंक्शन ये नहीं होता। असल में ये फंक्शन ये होता है कि इसमें सेकंड पैरामीटर भी पास हो रहा होता है जो कि शुरू में होता है। वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का पॉइंटर, जिसे क्या कहते हैं? दिस पॉइंटर कहते हैं। ये बात समझ आ गई? तो जो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर रहे होते हैं उसका एड्रेस पास होता है और यहां पर वो दिस में रिसीव होता है। ठीक है। और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी में जाके जब भी आप ये दिस, जब भी आप लिखते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल रियल की वैल्यू को कर दो, रियल की वैल्यू को कर दो आर, तो वो बेसिकली इसमें ट्रांसलेट होता है। किसमें ट्रांसलेट होता है? इसमें कि स्टैटिक दिस करो
यानी उस ऑब्जेक्ट पे चले जाओ, उसके डॉट रियल पे जाओ और वहां पे इज इक्वल टू आर करो। डज इट मेक सेंस? और सिमिलरली इमेजिनरी के लिए स्टैटिक दिस डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू आई। ठीक है, जब आप क्या लिखते हैं, जब आप ये लिखते हैं। ठीक हो गया? तो ये ऑटोमेटिकली, ये दो लाइनें ऑटोमेटिकली इसके अंदर ट्रांसलेट हो जाती हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दिस करके एरो लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर। ठीक है, और इनिट में हमने क्या किया, इनिट में हमने क्या किया था, इनिट में जो भी हमें पैरामीटर पास हो रहे थे वो हमने रियल और इमेजिनरी को असाइन कर दिए थे। प्रिंट में हमने इसको प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, और हाँ जी, आप ये बता सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या चेंजेस होंगी? अभी तक इनसे 3 फंक्शंस की बात हो रही है जी, बताएं कितने कंस्ट्रक्टर में, ये प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चीज चेंज होगी? नायाब आप बताएं, क्लास का नाम क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं, कंपाउंड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, हाँ जी, उसके अंदर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? इसके अंदर 2 थे, रियल और इमेजिनरी। कंपाउंड फ्रैक्शन में कितने होते हैं? 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। वेरी गुड, आप में से कोई बताओ जी, उनके नाम क्या होने चाहिए? जी, हेलो, जो ऑनलाइन बैठे हैं मुझको बताए। उसमें न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, एक साइड वाला जो नंबर होगा। एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, एक और तीसरे वाले का नाम क्या होना चाहिए? उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर तो होगा, उसे कहते क्या है? अगर हम डिवीजन करें तो डिवीजन करने में उसका मतलब क्या होता है? उसका क्या नाम होता है उसका? डिवाइजर। डिवाइजर तो नहीं कहेंगे, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, बट रिमाइंडर। कोशेंट कहेंगे। शाबाश, रिमाइंडर। तो वो बेसिकली कोशेंट है। ये बात सुनाई? जब आप बेसिकली करते हैं ना, 3 सही 1/4, लिखी ने उर्दू में पढ़ा है आप लोग, उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आप इसे उर्दू में कहते हैं 3 सही 1/4, है ना? आप लोग क्या कहते हैं उसको? हाँ, 3 ओवर 1/4, 3 होल 1/4। ओके ओके, ठीक है जी। तो आप सो बेसिकली वो नंबर क्या है? 3 होल 1/4 का मतलब ये क्या है? बेसिकली ये नंबर क्या बनता है? 4 3 12 प्लस 1 इज 13, तो 13 डिवाइड बाय 4 बनता है। तो 13 को 4 से डिवाइड करें तो जो क्वोशंट आता है वो बेसिकली एज ए होल में आता है, और जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली रिमाइंडर होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि 3 एट्रीब्यूट्स के नाम ये होने चाहिए, ये नाम होने चाहिए। क्या? एक होना चाहिए इंट होल जी, इंट क्या होना चाहिए? रिमाइंडर, और तीसरा नाम क्या होना चाहिए? तीसरा नाम आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। क्वोशिएंट नहीं, या तो डिवाइजर होगा या डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वोशिएंट नहीं उसका, क्वोशिएंट ये है, होल को ही मैं क्वोशिएंट कह रहा हूं। ठीक है, आप क्वोशिएंट रखना चाहें क्वोशिएंट। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं, जो कंपाउंड फ्रैक्शन है उसके अंदर कितने पैरामीटर पास? जी आप बताएं, आपका नाम बेटा क्या है? हाँ, तो ये बताइए बेटा, आपके ख्याल में क्या चेंज होगी इस लाइन के अंदर? ये लाइन नंबर 14 है। हाँ, इसमें 3 पैरामीटर पास होंगे, इसका नाम क्या होगा? इस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो क्लास का नाम होता है वही यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह इनिट के अंदर कितने पैरामीटर पास होंगे? 3 पैरामीटर पास। ठीक है, प्रिंट जो है उसमें कितने पैरामीटर पास होंगे? कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट के अंदर ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर जा रहा होगा। कौन सा पैरामीटर होगा? वो दिस जा रहा होगा, और आप दिस के थ्रू बेसिकली उसके एट्रीब्यूट को प्रिंट कर सकते हैं, और उसका तरीका बताया हुआ है जमना में कि कैसे प्रिंट करना है। ठीक है जी, सबट्रैक्ट में कितने पैरामीटर पास होंगे या ऐड में कितने पैरामीटर पास होंगे?
जी बताएं क्या चेंज आएगी इसके अंदर। बेसिकली जब हम एडिशन करते हैं तो दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? यार आप जोर से बोल रहे हैं, मुझे पूरी जोर से आवाज अच्छी पूरी। एडिशन करेंगे दो फ्रैक्शन से तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? रिजल्टेंट में भी एक फ्रैक्शन आएगी। भैया आप लोग भी बोल रहे हैं, मैं रात को तक जगह क्या चुका है गुस्सा नहीं करूंगा, दोबारा से गुस्सा होता है। हाँ जी प्लीज आप लोग जवाब दे दे भाई, ऐड के अंदर क्या चीज चेंजेस होंगी? यहाँ पे पूरी क्लास बैठी है तो आवाज आनी चाहिए। जी आप लोग कोई बोले ऑनलाइन है, जोर से बोले भैया, आप लोग को आवाज आ रही है? जोर से बोले आप आवाज, जोर से बोले। नहीं आ रही भाई, सबको आवाज नहीं आ रही, आप मुझे बोले। मैं नाम लगूंगा फिर यही हो सकता है। हाँ जी अब्दुल समद और एहसन। यस सर। अब आवाज आई है ना? देखो अब आवाज आई है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? हाँ जी अब्दुल समद बोले क्या चेंजेस होनी चाहिए इसके अंदर? जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर क्या चेंज होनी चाहिए? फ्रैक्शन में भी ऐड होना है ना, कंपाउंड फ्रैक्शन में भी ऐड होना है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो रिजल्टेंट में क्या आता है? फ्रैक्शन ही आता है। फ्रैक्शन। रिजल्टेंट में भी एक फ्रैक्शन ही आता है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी मेरा बात का जवाब दे। यहां पर मैं कमेंट लिख रहा हूं, यहां पर भी होगी कंपाउंड फ्रैक्शन। इसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना? तो एंड मैं उनकी कोई वैल्यू लिख देता हूं। हाँ जी कोशेंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो सकती है? क्या रखें हम डिफॉल्ट वैल्यू कोशेंट? होल नंबर की क्या वैल्यू? वन 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 नहीं, वन नहीं हो सकता, जीरो जीरो रखते हैं। जी जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखें हम? जीरो रखते हैं। मुझे बताएं क्या जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन होगी, उसकी वैल्यू हम जीरो नहीं रखते। एक्चुअली इनिट फंक्शन के अंदर तुम लोग चेक लगाओ कि कहीं भी वो पैरामीटर जो पास कर रहा है वो जीरो ना किया हो। अगर वो जीरो करे तो उसको बाय डिफॉल्ट वन पे डिस्प्ले। डज इट मेक सेंस? तो इनिट फंक्शन के अंदर आप लोग एक चेक लगाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो वो उसे क्या कर दे? उसे वो वन में कन्वर्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है चलें शाबाश, आप शुरू करें। अब आप काम करना शुरू करें, फिलहाल से ऐड तक करें, उसके बाद हम दोबारा बात। ये यू कैन कीप वर्किंग। मैं ये यहाँ पर आप स्टॉप करा, ठीक है? थोड़ा सा मैं सरफराज जी बोले, जोर से बोले। सरफराज एक सवाल था वैसे कि जब आप ये पैरामीटर लोड करते हैं क्यू आर डी, इसके बजाय जो प्राइवेट में होते हैं वो क्यों नहीं कर सकते वैसे? वो नहीं कर सकता क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रही है और फंक्शन में पैरामीटर पास होंगे और उसके अंदर आके दिस के एट्रीब्यूट आप एक्सेस करके वैल्यू डायरेक्ट लैंग्वेज बनाई है उससे पूछेगा, मुझे इसका नहीं पता। यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम वो नहीं होने चाहिए जो क्लास के डेटा मेंबर्स के नाम। ठीक है चलो जी करें शाबाश। अच्छा अब आप एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमने आपको याद है हमने क्लास ऐड कैसे की थी? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके क्या हमने ऐड किया था और ऐड में जाके न्यू क्लास ऐड
सर कल मैं ना ताशी के अंदर कुछ नहीं वो ना तुम्हारे पास चाय से लेना ठीक है वो ना पानी में तो साफ नहीं था चलो हम आने से जी खोल दे और जो लाइब्रेरी वाला टर्मिनेटर वाला ना तो वो देखते हैं रिप्लाई आ जाए हो गया मेरा क्या कहना है मुझे तो उन्होंने ये कहा हो जाएगा उसका डिपार्टमेंट में आना चाहिए ना हमें सही से करते हैं चले कितने बच्चे हैं
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सरफराज आ रही है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं कि आप लोगों ने अभी तक मीट लिंक ज्वाइन क्यों नहीं किया हुआ? सर किया है ज्वाइन। सर किया हुआ है, बाकियों का अच्छा, नहीं पता। लेट मी आस्क। अब्दुल समद, आपने किया हुआ है? अब्दुल समद, आदिल, एहसन, यस सर आमना, किया हुआ है। सर किया हुआ है। आदिल, अनम, अक्सा, दावर। यार आप में से कोई अगर हो सके तो वो गूगल शीट का लिंक शेयर कर दे, इधर इधर ही चैट के ऊपर। मीरब, अगर अगर ये काइंडली आप लिंक शेयर कर दें इधर। ओके सर। हाँ, शेयर कर दिया उन्होंने। दावड़, आपने शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। प्लीज ये ओपन कर लें और अपने अपने मीट लिंक पे चले जाएं। मीरब और सना, आपको ना कशमाल वाला आईडी यूज करना पड़ेगा। आप लोग अपने आईडी से जाएंगे तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जी आप सर, और कैमरा की भी अनाउंसमेंट कर दें एक दफा। प्लीज सारे अपने जो मीट लिंक है उसमें कैमरा ऑन रखें और स्क्रीन शेयर भी कर दें। ठीक है, कैमरा भी ऑन रखें और कैमरा वो भी शेयर कर दें, स्क्रीन भी शेयर कर दें। अच्छा, पहला काम ये करें, ऐड करने से जस्ट पहले तक कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कंपाउंड फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्टर बना लिया और इनिट कर लें और प्रिंट कर लें। जब ये काम कर लें तो आप ऐसा करें कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जब ये काम आपका हो चुका हो तो आप लोग इस चैट पे अपना मैसेज कर दीजिएगा। फिर आपके उसके इस पोर्शन के मार्क्स लग जाएंगे। फिर मैं सर आपको वो ऐड के बाद सर ये फिर से रिपीट कर दें, प्रिंट तक बनाना है। अभी तक फिर प्रिंट तक बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनिट और प्रिंट वहां तक करना है। ठीक है, फिर ऐड ऐड बाद में बताते हैं आप। ठीक है,
हाँ सर। सरफराज। काइंडली जैसे जैसे चीजों को आप बनाते जाएं उनको साथ साथ चेक करते जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर बनाने के फौरन बाद मैं मेन में जाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट बनाकर मैं देख सकूं कि उसकी वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मैं बिल्ड में जाके जब दोबारा से इसको डीबग मोड में चलाऊंगा तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कंस्ट्रक्टर को चेक कर सकता हूं कि वो अभी इसमें एरर है। इसलिए एरर है क्योंकि वॉइड 2 बना दिए मैंने। तो इस ये एक मैंने मेन बनाया है, ऊपर एक और मेन है, तो हम इसको मेन 2 कर देते हैं और यहां जाके बेसिकली देखें चलाते हैं। तो मैं डीबग मोड में से चलाता हूं तो मैं एक्चुअली टेस्ट कर सकता हूं कि सी की वैल्यू, ये देखें अभी तक इसमें ये वॉचेस आ रही होंगी, ये लोकल्स हैं, इसमें सारों में गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं फिलहाल। लेकिन जैसे ही ये चलेगा F10 प्रेस करके तो इसमें वैल्यू 5.00 और 0.000 ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली टेस्ट दैट। जिस तरह आप बनाते जाए उनको टेस्ट भी करते जाए।
सरफराज
ऑलराइट, सो आई विल गो देयर। हम अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं। हाँ जी, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें प्लीज। ओके, सो हम क्या करेंगे कि देखिए मेरा ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर कभी किसी का गायब हो जाए तो ये थोड़ा गौर से देखें। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो हाइड दबा देता है, ये क्या हुआ, कोई ऑटो हाइड दबा देता है या ये कहीं गायब हो जाता है, नजर नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह की बात है, यहाँ पे अगर नजर नहीं आ रहा हो तो एक तो आप ये जूम को नीचे ले आया करें, ठीक है, और आप कोई प्लीज मुझे कोई चैट मैसेज ना भेजें वरना वो अपीयर हो जाती है नीचे स्क्रीन। अच्छा, अगर कभी ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जैसे यहाँ पे मेरा ये नजर आना बंद हो जाए, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ से कभी यहाँ से उठ के आ जाए और ओह शिट, ये तो मेरा मसला है इसके साथ, आई एम सॉरी, ये मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कंपाउंड फ्रैक्शन, ये आपकी फुल स्क्रीन है। अगर कभी आपका यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नजर ना आ रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि विंडो में जाएं, विंडो में जाके होता है, ओए क्यों नजर नहीं आ रहा, यही था ना, रीसेट विंडो लेआउट। अगर आप ये करेंगे तो बेसिकली वो पूरी विंडो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। मैं विंडो रीसेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई तो ये रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, इसमें देखें तो source.cpp मैं ऐड करूंगा, सो न्यू कर देते हैं और source.cpp जाकर ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी तो इसका हम काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और ऐड में जाके एग्जिस्टिंग आइटम और यहाँ जाके source.cpp उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊंगा, ऐड करूंगा और ऐड करके नई क्लास ऐड करूंगा और इस क्लास का नाम रखूंगा कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली .h और .cpp दो बना देगा और ये डिस्ट्रक्टर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो डिस्ट्रक्टर बनाएगा, अगर नवाना नहीं बनाएगा, जरूरत नहीं है बनाने की फिलहाल, ठीक है, वो अगली क्लास में आएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दो फंक्शन बने होंगे, डिपेंड्स अपॉन कौन सा वर्जन है, कुछ वर्जन बनाते हैं कुछ वर्जन नहीं बनाते, ठीक है। तो फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये बात आपको मैंने बताया था, याद है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हाँ जी, कंपाउंड फ्रैक्शन में हमने 3 पैरामीटर पास करने, हाँ जी, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। और सबकी डिफॉल्ट वैल्यू भी रख देते हैं, ये 0 है, ये 0 है, और जो डिवाइजर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहां पर एरर आ जाएगा, बता सकते हैं ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? वो डॉट एच में डिक्लेयर नहीं किया। डॉट एच में हमने इसकी डेफिनेशन बदल दी है, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लें और यहाँ से इसको पेस्ट कर दें, बट प्लीज यहाँ पर आपको पैरामीटर लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही दफा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ में सिर्फ लिस्ट लिखें बस आप, ठीक है। और यहाँ करेंगे दिस एरो, हाँ जी, अभी मैंने एट्रीब्यूट डाले नहीं है तो फिर दिखा नहीं रहा, तो हम यहाँ पे जाके तीनों पैरामीटर्स डाल देते हैं जी। इंट क्या लिखें, कोशेंट, और इसी तरह लिखते हैं इंट रिमाइंडर, इंट डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ दिस एरो को इज इक्वल टू क्यू कर देते हैं, दिस एरो रिमाइंडर इज इक्वल टू आर कर देते हैं, और दिस एरो डिवाइजर इज इक्वल टू डी कर देते हैं। ये काम हम बल्कि हम यहां नहीं करते बल्कि एक इनिट फंक्शन बनाते हैं, void init, प्राइवेट आपको वो देना जरूरी नहीं होता? हाँ वो देना जरूरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम इंटीजर क्यूब लिख देंगे, इंटीजर आर लिख देंगे और इंटीजर डी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम void कंपाउंड फ्रैक्शन, और यहाँ पर हम बनाएंगे इनिट, और यहाँ पे इंटीजर क्यूब, इंटीजर आर, इंटीजर डी, और वही 3 लाइनें जो मैंने लिखी थी यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर हम इनिट फंक्शन कॉल करते हैं, उसके अंदर ये क्यू आर और डी भेज देते हैं,
ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस कि बेसिकली जब हम ये इनिट किसी फंक्शन के अंदर उसी क्लास का दोबारा फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, दिस एरो इनिट। ठीक है, दिस एरो इनिट का मतलब क्या है कि ये जो इनिट फंक्शन है इसके अंदर भी दिस पैरामीटर पास हो रहा होगा। ठीक है, क्या बात की मैंने? हाँ, वेरी गुड। तो अगर एक एक मेंबर फंक्शन के अंदर एक और मेंबर फंक्शन, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इरफान? तो अगर आप मेंबर फंक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे तो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली इसे कॉल कर देता है। ठीक है, दिस एज ए पैरामीटर भेज देता है। बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि जब मैं मेन में जाकर एक अरे बनाऊंगा ना तो मुझे हर एक का मैं कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता, तो मैंने वो लोड करवाना है हर एक का, तो मुझे फिर इनिट कॉल करने पड़ेंगे हर एक। ये बात समझ आई निम्रा? तो बेसिकली मेन में जब हम जाएंगे ना, मैं अभी बताता हूँ उसका फायदा क्या है इनिट लिखने का। तो मैं इनिट लिखवाता हूँ अभी आपसे। सो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं मेन में आया, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई और नया आइटम में मैंने यूटिलिटी में मैंने टेक्स्ट फाइल बना दी। इसका मैंने नाम रखा है GFs यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रैक्शंस है ना, तो मैं इसको fs.txt कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरी लेट्स से 5 फ्रैक्शंस हैं और नंबर है 1 2 3। ये कौन सी फ्रैक्शन है? हाँ, 1 होल 2 रिमाइंडर एंड 3 कोशेंट, 1 सही 2/3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, लेट्स से 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 5 8। ठीक है, ये इस तरह की मेरी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और एक मैं 1 2 10 कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरी 5 फ्रैक्शंस है। अब मैंने ये 5 फ्रैक्शन लोड करनी है, तो लोड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी source.cv पे जाऊंगा और यहां पर अब मैंने फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो मैं void लोड बनाता हूं। ठीक है, लोड तो बाद में रहेगा, लेट्स से क्योंकि हमने रन टाइम पे बनाना है तो मुझे ऊपर सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, इंक्लूड कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच। ठीक है, और ये डबल कोट में आता है। और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्योंकि मैंने रन टाइम पे बनाना है तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की कंपाउंड फ्रैक्शन है, आई एम रियली सॉरी, कंपाउंड फ्रैक्शन टाइप की का पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसका नाम रखेंगे f। ठीक है, और एक मैं इंटीजर साइज बना लेता हूं। ठीक है, और एक चीज मैंने ज्यादा ही बड़ा फॉन्ट कर दिया, और ये दोनों एज ए मैं पैरामीटर भेज देता हूं, तो कंपाउंड हो जाएगा COMPO की हो गया। यहां पर एक पॉइंटर आएगा रेफरेंस के तौर पे और f आ जाएगा और इंटीजर साइज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक इफ स्ट्रीम का रीडर बनाना है, ये हमें एरर देगा। जी नायाब बता सकती हैं आप कि क्यों एरर देगा, ये क्यों एरर दे रहा है? जी नायाब, ये रीडर मैंने बनाया लेकिन उसने उसमें एरर दे दिया, क्यों एरर दे दिया? ऊपर इंक्लूड एफ स्ट्रीम नहीं की हुई, शाबाश। ठीक है, ये हमने एरर खत्म हो गया। हमने रीडर के थ्रू सबसे पहले हम साइज रीड करवाते हैं और साइज को भी बाय रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज का। ठीक है, लेकिन हम अभी तक रीड नहीं करवा सकते। क्यों रीड नहीं करवा सकते? क्योंकि हमें पहले डायनामिकली एलोकेट करना पड़ेगा। तो डायनामिकली एलोकेट करने के लिए हम करेंगे f इज इक्वल टू न्यू कंपाउंड फ्रैक्शन और यहां लिखेंगे क्या, साइज। अब देखें क्या होगा, हर एक का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। 5 साइज की हमने अरे बनाई है तो 5 कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे और हर एक की वैल्यू सेट हो जाएगी 0 सही 0/1, है ना। अब हमने तो फाइल से रीड ही नहीं की अभी तक, वो हमने बारी बारी रीड करनी है। तो उसके लिए क्या करें, हम बेसिकली यहां पर रीडर के थ्रू रीड करवाएंगे। मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेता हूं, इंटीजर
Q, R और D, और इन तीनों को मैं रीड करवाऊंगा, Q, R और D, और फिर मैं क्या करूंगा, F की ith एंट्री का डॉट इनिट कॉल कर दूंगा और उसमें ये Q, R और D भेज दूंगा। ये बात सुना? तो बेसिकली क्या हुआ है कि R आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली कुछ इस तरह की चीज हुई है। सो पावर पॉइंट, सो यहां पर होना चाहिए, किधर गया ऊप, किधर है ऊप, खत्म हो गया। चलो इसको डाल दो। एडिट, सॉरी मैं ये वैसी स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूं। चलें जी, ये बना लेते हैं। ये देखें जी, सो बेसिकली क्या होगा, तस्वीर देख लेते हैं। ये देखें जी, कुछ ऐसी चीज बनेगी। अभी मैं आपके सामने तस्वीर बनाता हूं। तो यहां आ गए, तो बेसिकली कुछ इस तरह की तस्वीर होगी कि ये एफ्स का पॉइंटर है, ठीक है। एफ्स के पॉइंटर के थ्रू मैंने कितने स्ट्रक्स बना दी, मैंने 5 स्ट्रक्स बना दी। सो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इनकी वैल्यूज मैंने भी लिखनी है। बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यूज तीन वेरिएबल्स हैं, 1, 2 और 3। इन सब के अंदर क्या क्या वैल्यू आई होगी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। इस तरह तमाम के तमाम 0 0 0 होंगे। डू यू अग्री विद दिस? तो बेसिकली हमने, अगर ये देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं। कैसे कि मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, और यार कोई टेक्स्ट मैसेज ना करे यार, तुम्हारी मेहरबानी। ओके, तो यहां पर हम एक प्रिंट फंक्शन भी बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट। ये है प्रिंट ऑल फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको क्या पास होता है, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन की अरे पास होती है। तो स्टैरिक भेज देते हैं एफ्स के नाम से, और यहाँ पे इंट साइज भेज देते हैं, और ये करता है, ये फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और ये बारी बारी हर एक का प्रिंट कॉल कर देता है। सो एफ्स डॉट प्रिंट, ये एरर क्यों दे रहा है नायाब जी, बताएं ये एरर क्यों दे रहा है? कैन यू गेस कि ये एरर क्यों दे रहा है? बल्कि एक तो ये एरर इसलिए दे रहा है कि यहां पे मैंने आयत नहीं लिखा, ठीक है, कि उस अरे में आयत वाला जो है उसका प्रिंट कॉल करे, लेकिन वो भी एरर दे रहा है। और ये पढ़े क्या एरर दे रहा है, आप लोग भी बोले, कोई बोले आप में से? हाँ जी बोले जी ना, आप दोबारा बताएं। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। कंपाउंड फ्रैक्शन की हेडर में भी हमने प्रिंट नहीं बनाया और ना ही सीबीपी में डिफाइन किया। और भाई आप लोग क्यों गूंगे हो गए दोबारा से? 32 लोग बैठे हैं, एक बंदा जवाब देने वाला नहीं है। तो हमसे कह देना कि ऑनलाइन जो बैठे हूँ वो जवाब दे। हाँ जी, आप लोग जी, आप जब मैं ना कहूं इसका मतलब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है प्लीज। तो मैं डॉट एच पे आया और यहां जाके मैं वॉइड प्रिंट बना लेता हूँ, ठीक है जी। और यहां गए और यहां जाके वॉइड कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्शन कॉलन कॉलन यहां पे प्रिंट कर लेते हैं, और यहां पे जाके प्रिंट को बनाते हैं, ठीक है जी। इसका हमने प्रिंट बनाया था। निम्रा ने क्या कहा हुआ है कि सी आउट जी, कैसे करना है? पहले दिस एरो जी, सबसे पहले आपने दिखाना है कोशंट, फिर दिखाना है ब्रैकेट, और फिर दिखाना है दिस एरो रिमाइंडर, और फिर दिखाना है जी ये, और फिर दिखाना है
दिस जी एरो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखा दिया। ये सी आउट पे एरर क्यों दे रहा है जी, आप लोग भी बताएं, ऑनलाइन वाले आप में से कोई बताए। So iOS include Sir, using Very namespace. जी मैं बताओ, आयो स्ट्रीम इंक्लूड नहीं की हुई, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आयो स्ट्रीम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली अब गायब हो गया यहाँ से। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले लोड करवा लेते हैं। सो लोड में हमने एफ्स भेज दिया और साइज भेज दिया, और प्रिंट ऑल फ्रैक्शंस, इसमें हम एफ्स भेज देते हैं और इसमें हम साइज भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं प्रिंट क्या होगा। कैन यू गेस के क्या आउटपुट होगी? क्या ये पहली फ्रैक्शन आउटपुट करेगा, फिर दूसरी फ्रैक्शन आउटपुट करेगा, नीचे आता जाएगा? जी आप लोग भी बताएं जी, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो ये बात, हाँ जी आप लोग भी बता सकते हैं। yes sir ये वो क्या, पहले पहला ये क्या print लाइन करेगा, बाय उसके लाइन बाद प्रिंट करेगा? दूसरी। एक लाइन में पहली फ्रैक्शन, दूसरी लाइन में दूसरी फ्रैक्शन, इस तरह सर से करेगा? एंडल नहीं लगाया हुआ। नहीं सर सर एंडल एंडल नहीं लगाया। जी आप लोग बताएं। एंडल नहीं लगाया तो वो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे हम सी आउट एंडल कर देते हैं। ठीक है, सही है। तो हम अब चलाते हैं इसको, तो यू कैन एक्चुअली सी कि 5 फ्रैक्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, क्या गलती है, ब्रैकेट क्लोज नहीं की। तो हम यहाँ पे प्रिंट में जाते हैं, ये कहां पर चेंजेस करनी पड़ेगी नायाब? .cpp जहां हमने ये प्रिंट फंक्शन लिखा है इस पे गए, फिर आके मैं अगर F12 प्रेस करूँ ना तो ये उसकी डेफिनेशन पे ले जाता है। ये देखिए इस पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं, कंट्रोल F5 और ये फ्रैक्शन डिस्प्ले हो गई। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सही है। आई वुड रिकमेंड कि आप एक काम और करें कि मेन में जाके यहां पर डिस्प्ले कर दें, यहां पे डिस्प्ले कर दें सी आउट, और यहां जाके करें F, और यहां पे करें I+1 कॉलन, और यहां पे \T कर दें। जी क्या डिफरेंस पड़ेगा अब? सर वो हर एक के साथ ये फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन 3 शो कर देगा हर एक के साथ। बिल्कुल जी, तो ये यहां पर डिस्प्ले करेगा कि F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है। ठीक है, नाइस जी। अब हमें क्या करना चाहिए, ये हमने प्रिंटिंग का काम कर लिया, अब हम जाके ऐड फंक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, सो वॉइड ऐड। ठीक है, ऐड के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड के लिए ऑफ कोर्स सॉरी वॉइड नहीं होगा, इसकी रिटर्न टाइप जो होगी वो कंपाउंड फ्रैक्शन होगी, और पैरामीटर में भी एक कंपाउंड फ्रैक्शन ही आ रहा होगा जिसको हम सी कह देते हैं। ठीक है, राइट। चलें जी, अब हम आते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड फ्रैक्शन बनाने के लिए, फ्रैक्शन के दरमियान में एडिशन करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेने के लिए आपको जीसीडी कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम ये दो फंक्शन बना लेते हैं, वो हम यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे। यूटिलिटी फंक्शन बनाने का मतलब है वो इस क्लास के अंदर बने हुए हैं और इसी क्लास के प्राइवेट सेक्शन में बने हैं, यहीं पर बनेंगे, यहीं यूज होंगे, बाहर नजर भी नहीं आएंगे। ये इसकी फंक्शनैलिटी डिटेल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यूटिलिटी फंक्शंस आर दोज फंक्शन जो क्लास को हेल्प के लिए चाहिए। तो ये इंट जीसीडी आ गया, इसको इंटीजर ए पास होता है और इंटीजर बी पास होता है, ये इन दो नंबरों का जीसीडी लेता है। ठीक है, और इसी तरह एक इंटीजर एलसीएम है, जो भी इंटीजर ए लेता है और इंटीजर बी लेता है, और इन दोनों का एलसीएम निकाल देता है। तो अब ये दोनों फंक्शंस हम बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन डॉट कंपाउंड फ्रैक्शन डॉट सीपीपी में गए, यहां जाके मैंने ये दोनों पेस्ट कर दी। अच्छा खामोश रहिएगा, कोई बोले ना, तो गौर से मेरी बात सुने, गौर से। ये एलसीएम और कंपाउंड जो है ये मैंने कौन से वाले डिफाइन किए? अगर मैं ये लिख देता हूं फॉर एग्जांपल जीसीडी, तो क्या करता है? इसको दिस चाहिए, वैसे दिस नहीं चाहिए ना। ठीक है, इसके इसके इसी कहीं दिस यूज करता है। ये जीसीडी है, ये ए और बी का जीसीडी निकालना है ना, है ना? तो इसको
मेरा सवाल ये कि ये यूटिलिटी फंक्शन भी अगर है तो ये यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इस क्लास के अंदर होना चाहिए। इसको दिस चाहिए या नहीं चाहिए? सर आई थिंक दिस नहीं चाहिए होगा। इसको दिस नहीं चाहिए है ना। अच्छा, अगर कोई Yes, ऐसा फंक्शन जिसको दिस ना चाहिए हो, उस फंक्शन को आप कैसा करें, स्टैटिक बना दें, और इसको भी आप स्टैटिक बना दें। तो ये वो यूटिलिटी फंक्शन है जिसको कोई दिस नहीं चाहिए होता। और क्योंकि प्राइवेट में आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर दिस के एट्रीब्यूट एक्सेस होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होते तो आप उसको स्टैटिक बना दें। सर पता It's a कैसे good- चलता है कि इसको दिस के एट्रीब्यूट असेस होंगे? आप देख रहे जीसीडी की इंप्लीमेंटेशन अभी मैं बना रहा हूं आपके सामने, उसमें आप देखेंगे कि मैं कभी भी दिस यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने ए और बी का लार्जेस्ट डिवाइजर लेना है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर ए। हाँ, हमें जीसीडी और एलसीएम क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा फ्रैक्शन निकालने के लिए आप एडिशन करने के लिए आप एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए आप जीसीडी निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, यहां पर आप स्टैटिक नहीं लिखेंगे, यहां पे आप सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे। क्या मतलब जी? यानी कंपाउंड फ्रैक्शन, ओहो, कंपाउंड फ्रैक्शन कॉलन जीसीटी। ठीक है, और यहां पर भी ये आ जाएगा। अच्छा, डिवाइजर, हमें लार्जेस्ट डिवाइजर निकालना होता है, तो आप लूप शुरू करें इसमें से किसी भी एक नंबर से। ठीक है, और क्या करें, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आए, और d प्लस प्लस करते जाए, सॉरी माइनस माइनस करते जाए। ठीक है, और यहां करें अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिस जो a को भी डिवाइड कर रहा हो एंड b मॉड d जो है वो भी डबल इक्वल टू 0 हो, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, वो हमारा कौन सा नंबर है? जीसीडी है। वो लार्जेस्ट नंबर हमारा जीसीडी है। अब मजेदार बात यह है कि मैंने लूप उल्टा शुरू किया है। उल्टा क्यों शुरू किया है? क्योंकि जैसे ही हमें पहला नंबर मिलेगा हम उसे रिटर्न कर दें। ठीक है, और जो लार्जेस्ट नंबर वो इनमें से कोई एक हो सकता है, या जो भी हमने इनमें से लूप को नीचे लाते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसके और भी बड़े फास्ट तरीके भी होते हैं, और आखिर में मैं रिटर्न बंद कर दूंगा। जी जी सरफराज। d को d लेस देन इक्वल्स 1 आपने किया है, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल्स 1, ग्रेटर देन इक्वल 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा पहली बार जब 1 होगा बिल्कुल, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कर देते हैं, और रिटर्न आखिर में बंद कर देते हैं। ठीक हो गया जी? ये नेगेटिव नंबर के लिए आज 1 क्यों रिटर्न किया? तो इमेजिन करो कि नेगेटिव नंबर नहीं है। एलसीएम में जो नीचे फ्रैक्शन होती है, नीचे वाले नंबर होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। जी, क्या कह रहे हैं आप? 1 क्यों रिटर्न करवाया? क्या 1 क्यों रिटर्न करवाया? बेटा, अगर कोई नंबर रिलेटिवली प्राइम हो, उनमें कोई फ्रैक्शन, उनमें कोई कॉमन ना हो, तो उसका जीसीडी 1 होता है। जैसे 17 और 15 कर लो, तो इनका जो जीसीडी है वो 1 है। So largest number which divides both number is 1. 1 divides every number, right? तो 1 तो है ही जो भी डिवाइड करता है। अगर कोई इनमें से ऊपर से मिल जाता है तो वो रिटर्न कर देगा, वरना 1 उसका जीसीटी है। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय क्या कर दें? जीसीडी ऑफ ए बी कर दें। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। ठीक है, Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, तो ये जीसीडी एलसीएम आ गया, और अब हम देखना ऐड लिखते हैं। ऐड लिखने के लिए हम यहां जाएंगे, इसको हमने यहां से उठाया, और यहां जाके मैं अब ऐड करता हूं। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, बंद कर देता हूं, ये भी 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 बंद कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक कंपाउंड फ्रैक्शन ऐड किया, और यहां पे भी मैं कंपाउंड फ्रैक्शन कर देता हूं। ठीक है जी? जी, मुझे एक रिजल्टेंट कंपाउंड फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, ओ यार क्या मसला है इसका? रिजल्टेंट कंपाउंड फ्रैक्शन बनाना, इसको मैं आर कह देता हूं। ठीक है, अब सवाल सिर्फ ये है कि इसके मुझे अब एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ,
पहले मुझे इन दोनों के दरमियान में एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि आपने याद है पहले भी एक फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी, याद है आपने पहले फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी, आप वो भी यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ना यहां पर एक इंटीजर, सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अच्छा, मैं ना एक काम कर रहा हूं, ये रिश्ता जीसीडी और एलसीएम, मैंने दो यूटिलिटी फंक्शन बनाए हैं ना, मैं लुक एट दिस, मैं एक फंक्शन और बना रहा हूं जिसका नाम है, लुक एट दिस, void, वो है, कहता है क्या, इस जो सहियों में होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं? जो कंपाउंड फ्रैक्शन जो ये इस तरह लिखी होती है, होल Improper. मिक्स फ्रैक्शन सर, मिक्स फ्रैक्शन होता है। Yes. यार एक मिनट, ये देखो, ये जो फ्रैक्शन है 17/5, ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? इसे इम्प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये प्रॉपर है, और इसको हम बढ़िया है। कन्वर्ट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। बिल्कुल, ये improper इम्प्रॉपर हो गई, और प्रॉपर होती है जिसे इसको प्रॉपर को हम कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, वो हो जाएगी 3,2,5, ठीक है। अच्छा, मैं ना अभी आपके सामने एक ये बना रहा हूं, ठीक है। ये बनाने का मतलब क्या है, जो किसको किस में कन्वर्ट करे, कंपाउंड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो मैं ना एक बना रहा हूं जिसका नाम है, सो लुक एट दिस, कंपाउंड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, इसको ना 3 तो पैरामीटर पास होते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ठीक है। अच्छा, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो मुझे, क्योंकि इससे रिटर्न करवाने हैं, तो वो मैं बाय रेफरेंस भिजवाता हूं। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो बेसिकली मैं यह कह रहा हूं, सुने बात गौर से, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि क्या करे, ए होल बी ओवर सी को ए ओवर बी में कन्वर्ट कर दे। यानी अगर मैं इसको 3 to 5 भेजूं तो वो मुझे ए और बी में क्या रखवा के भिजवा दे, 17 और 5 रखवा के भिजवा दे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे? अच्छा, बाय द वे, ये जो फंक्शन है ये भी यूटिलिटी फंक्शन है, और ये क्या दिस को यूज करता है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां आते हैं और यहां आके इसको हम डिफाइन करते हैं, लुक एट दिस जी। ऑफ कोर्स यहां से मैं स्टैटिक हटाऊंगा और यहां से कंपाउंड फ्रैक्शन कॉलन है, ये मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखें आपके सामने मैं इसमें कन्वर्जन करता हूं, ये देखें जी। तो इसको हम 200 कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे कन्वर्ट करें? बड़ा इजी है कन्वर्ट करना, इसको ए और बी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे बताएं मुझे? तो ए किसके बराबर होगा? C मल्टीप्लाई बाय A प्लस B। शाबाश, सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। और इसका बी किसके बराबर होगा? B तो उसके बराबर ही होगा, C के इक्वली। सी के बराबर होगा। तो देखिए मैंने इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, वेरी इजी। फिर उसको बाय रेफरेंस भेजना जरूरी है कि हमें तो पता ही कि बिल्कुल। उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। हम ठीक है, वो कह रहा है बाय रेफरेंस भेजना जरूरी है, हमें पता है सी होना है, तो सी क्यों ना यूज कर ले। तो यू आर राइट, अगर वो करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी तरह का एक और फंक्शन बना रहा हूं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसका उलट, और वो क्या है, स्टैटिक। सर वो उसकी समझ नहीं आई ऊपर। क्या समझ नहीं आई बेटा? बेटा कन्वर्ट ऐसे, कन्वर्जन ऐसे होती है कि जब हम लिखते हैं ना ये, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है 3 सही 4/5, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5, ये फ्रैक्शन बन जाती है। ए डिनोमिनेटर को कह रहा है। हाँ जी,
मैं ए कह रहा हूं आपका क्वोशंट है, बी कह रहा हूं उसका रिमाइंडर है, और सी कह रहा हूं कि वो उसका डिवाइजर है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो यहाँ पे इसको आप क्वोशंट कह दें, यहाँ पर आप उसको रिमाइंडर कह दें, यहाँ पर आप उसको डिवाइजर कह दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, और ये हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि किस में कन्वर्ट करे, उल्टा करे। क्या मतलब, ये देखें जी, जो क्या करे, ये था कंपाउंड टू इम्प्रॉपर। मैं एक और बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं इम्प्रॉपर टू कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या क्या पैरामीटर पास होंगे और कौन से बाय रेफरेंस पास होंगे, कौन से बाय वैल्यू पास होंगे। हाँ जी बताएं। इसमें ए और बी बाय कॉपी पास होंगे, और जिसमें कन्वर्जन होनी है यानी जो इसका क्वोशंट है वो बाय रेफरेंस पास होगा, इसका जो रिमाइंडर है वो भी बाय रेफरेंस पास होगा, और इसका जो डिवाइजर है वो भी बाय रेफरेंस पास होगा। हाँ जी, इसको हमने इंप्लीमेंट करना है। बताएं जी कैसे करें इंप्लीमेंट। एक लाइन का फंक्शन है ये, 2 लाइनों का मेरे ख्याल में। यहां से ये हटाया, यहां से मैंने ये कॉपी किया। हाँ जी बताएं क्या करूंगा आप जी, बताएं। तो तो क्यों इसका निकालें, क्वोशंट जो आएगा, क्वोशंट तो इसकी क्यों कैसे इंटीग्रल निकालें? डिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल इंटीजर डिवीजन होगी, तो कैसे करेंगे। a Q will डिवाइडेड be बाय equal to what? A divided by B. Very good. ठीक है, रिमाइंडर किसके r बराबर का होगा? मॉड आ जाएगा, a मॉड b आ जाएगा। वेरी गुड, वो हो जाएगा A mod B। ठीक है, और जो D है वो किसके बराबर होगा? b के इक्वल आ जाएगा। B के बराबर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 2 बड़े जबरदस्त फंक्शन बना लिए हैं जो कि प्रॉपर इम्प्रॉपर से कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और कंपाउंड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मुझे जहां भी जरूरत पड़ेगी यहां इनको बना। भी समझा दें जरा एक दफा। सॉरी, मैंने कहा इनको भी समझा दें जो लिखे आपने q is equal to a। ये समझा दूं। यस सर। बेटा देखो ना, क्यों क्वोशंट क्या होगा। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है 17 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेसिकली कन्वर्ट होता है कि क्वोशंट कितना है। पहले क्वोशंट बताओ, 17 को 5 से डिवाइड करें तो क्वोशंट कितना आता है जी, कितना 17 आता है यार। 17 को 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट कितना आया? 3। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया? 2, और डिवाइडर ही रहा, वो 5 रह गया। ठीक है, चलें जी, ये हमने बना लिया। अब हम ऐड बनाते हैं। सो ऐड देखें आते के साथ ही क्या करेगा, क्या करना चाहिए ऐड का, मुझे बताएं। दोनों को कन्वर्ट करे किसके अंदर, जिन 2 नंबर्स की एडिशन होनी है जाके उसको क्या करे वो बताएं मुझे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें Improper। ताकि जिंदगी आसान हो जाए हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 4 वेरिएबल बनाते हैं जी। पहला वेरिएबल जो पहला नंबर है उसका Q1, सॉरी नहीं, N1 यानी न्यूमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, फिर न्यूमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू असाइन करनी है हमने। कैसे असाइन करें जी, बताएं कैसे करें। तो बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कंपाउंड टू इम्प्रॉपर, और उसमें जो 3 पैरामीटर भेजने हैं वो क्या भेजने हैं, किसको किस में कन्वर्ट करना है। पहले पहला नंबर हमारा दिस है, तो ये क्या चला जाएगा, दिस एरो जी, बताएं क्यू भेजना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू यानी क्वोशंट हो गया, फिर दिस एरो रिमाइंडर हो गया, और फिर क्या आ जाएगा, दिस एरो डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना है, N1 में और D1 में। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे दूसरे की कमेंट में करके दिखाएं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, तो एक मिनट, कंपाउंड टू इम्प्रॉपर। यहां पे आप दूसरे नंबर की कन्वर्जन होनी है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, C डॉट Q, C डॉट रिमाइंडर, C डॉट डिव, और कन्वर्जन किस में होनी है, N2 में और D2 में। ये कन्वर्जन हो गई। अब हम वही एडिशन वाला काम करेंगे जो हमने पहले किया था, याद है आपको जी। क्या करेंगे, तो हम एक और बात सुने जी।
मैं n भी बना रहा हूं और d भी बना रहा हूं। ये n और d मैंने क्यों बनाए? किसकी वैल्यू? रिजल्टेंट ये के फाइनल जो रिजल्टिंग आंसर आना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। और वो मैं क्या करूंगा, ये देखें जी। सो n की वैल्यू मैं असाइन करता हूं। कैसे आ गई n की वैल्यू? जी सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं। डिनोमिनेटर बेसिकली कैसे निकलता है? एलसीएम के तौर पर। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बताएं क्या होगा? सो d विल बी इक्वल टू व्हाट? एलसीएम ऑफ व्हाट? d1 This और वेरी गुड D2. d1 एंड d2, ठीक है। सो दोनों नंबरों का जो एलसीएम बनता है वो मेरा बेसिकली रिजल्टेंट का क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। अब उसका न्यूमरेटर निकालना है, तो इसका जो n होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो कैसे निकालते हैं? ये देखें जी, मैं अगर आपको कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 17/5 बाकी 15 कर लेते हैं, प्लस मैं कह देता हूं बाय 26/20 जी। तो कैसे निकालते हैं? पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का जीसीडी कितना है? 5 है ना, 5 है ना। तो 20 ज़रब 15 कितना होता है? 15 ज़रब 10 कितना होता है? 150। और ज़रब 2 कर दे तो कितना बनेगा? 300 हो जाएगा, है ना। और 300 को 5 से डिवाइड कर दें, 300 को 5 से डिवाइड कर दें 60। 60। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 60 निकला है, ठीक है। हाँ जी, 15 चौके होता है ना। तो और ये कितना आएगा? ये बेसिकली जो भी क्वोशंट आया है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 20 तिया होता है, तो ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय क्या? 3, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो ये बेसिकली क्या है? ये क्या आंसर आया? ये क्या है और ये क्या है? LCM divided by denominator. बिल्कुल, ये है एलसीएम यानी कि d डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय d1। D1 और multiply ये by क्या N1. है? मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? ये मल्टीप्लाई बाय n1। और ये क्या है? n2 मल्टीप्लाई बाय जी d डिवाइडेड बाय d2, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा जी? n1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? d डिवाइडेड बाय d1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय d डिवाइडेड बाय d2, ठीक हो गया? सही है। ये जो आंसर आएगा, ये n और d जो आंसर आए, ये हमारे रिजल्टिंग की कौन सा फॉर्मेट है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। तो हमने इसको दोबारा से कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इम्प्रॉपर टू कंपाउंड। इम्प्रॉपर टू कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे हम। यहां पे ये देखें, गौर से देखें, इम्प्रॉपर टू कंपाउंड लिखते हैं। इसमें पहले हम 2 नंबर भेजे जिनको कन्वर्जन करनी है, तो वो हमारे n है और d है। आगे अगर आता है किस जगह पे सेव करना है, वो है r डॉट कोशंट, r डॉट रिमाइंडर और r डॉट क्या? डिवाइजर। इसमें जाकर सेव कर। ये बात समझ में आ गई? आप 3 अलग अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं और फिर बाद में उन वेरिएबल्स को जाकर वो इनको जाके वैल्यू असाइन कर। ये बात समझ आ गई? और आखिर में क्या करें? रिटर्न कर दें क्या? r, ठीक। कितना आसान हो गया अगर ये हमने कंपाउंड टू इम्प्रॉपर और ये बना दिया है। अब हमारी जिंदगी इतनी आसान है जी। इसका नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे? अगर ये ऐसे जैसे आगे ना भेजे, जिस क्वेश्चन जैसा आपने किया, तो गार्बेज वाले स्टोर होते हैं क्वेश्चन। अगर आप r को यहाँ पर नहीं भेजेंगे, r डॉट को वगैरह नहीं भेजेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भेजना है ना। तो फिर एक तरीका कार और हो सकता है, वो ये है कि जो रिजल्टिंग है तो रिजल्टिंग क्यूब बनाएं, रिजल्टिंग r बनाएं और रिजल्टिंग डिवाइजर बनाएं। फिर आप ऐसा करें, यहाँ पर 3 इनको भेज दें, r क्यूब, r r और r d। एक मिनट, मैं मुझे पता लग गया, वो बताता हूँ। और एक तरीका ये कि r डॉट फिर क्या करें, r डॉट को असाइन कर दें r क्यूब और r डॉट रिमाइंडर को असाइन कर दें r r और r डॉट डिव को असाइन कर दें क्या? r d, ठीक है।
अच्छा, ये दावर ने एक सवाल किया है कि अगर मैं ये पैरामीटर ना भेजूं और ये लाइनें ना लिखूं, जी ये लाइनें नहीं लिखूंगा तो क्या होगा तैयबा? आर में क्या वैल्यू आएगी? आर में क्या वैल्यू आई हुई है? गार्बेज तो नहीं है, दावर ने कहा गार्बेज है। 0 कैसे आ गई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है, वो 0 नहीं है बल्कि 0 0 1 है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सरफराज मेरा ये सवाल नहीं था। जी आप बताएं क्या सवाल था? सरफराज जहाँ आपने पहली बार ये फंक्शन कॉल किया कंपाउंड टू इम्प्रॉपर का, हाँ उसमें आपने दिस क्वोशंट दिस रिमाइंडर ऊपर वाला ऊपर टॉप पे ये जो जी दिस ये वाला? क्वोशंट दिस रिमाइंडर जी, अगर आप ये दिस हाँ ना भेजें तो क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर इनमें भी फिर ये गार्बेज जाएगा या क्या? नहीं, उसमें सवाल है, सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी आगे अगर मैं दिस ना लिखूं तो क्या होगा? तो ये ऑटोमेटिकली उसी दिस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि को रैम और डेव जो है वो कहीं यहां वेरिएबल बने, क्योंकि यहां का वेरिएबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली दिस एरो को ले लेगा, दिस एरो डिव ले लेगा और दिस एरो रिमाइंडर ले लेगा। ये बात समझ? तो क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना दें जो क्लास के एट्रीब्यूट है, तो वो बेसिकली समझेगा ऐसे कि वो नया ब्लॉक शुरू हो गया और वो ये उसका वेरिएबल है। लेकिन अगर आप वेरिएबल ना बनाएं तो वो कौन सा वाला वेरिएबल उठा लेगा? जो दिस के अंदर पड़ा हुआ वो वाला एट्रीब्यूट है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो दावर ने कहा है कि अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल इंट रैम, तो इंट को रैम और डिव बना दूं, आप पता ये कौन से वाले कॉल होंगे? आप ये कौन से वाले कॉल होंगे? आप ये इस फंक्शन में जो आपने नए बनाए ये वाले कॉल होंगे। क्यों? क्योंकि आपने नया स्कोप शुरू कर दिया। जब नया स्कोप शुरू कर दिया इसका मतलब आप जो इसके अंदर वेरिएबल बने हुए हैं वो वाले यूज होंगे। और अगर आपने उसके क्लास के मेंबर यूज करने हो तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली दिस एरो लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आई? सो नेवर यूज वेरिएबल नेम्स जो कि बेसिकली क्लास के डेटा मेंबर्स हों। ठीक है, उनके नाम के वेरिएबल ना बनाएं, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्लैश हो जाएगा, फिर वो ये वाले एक्टिव हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिख देना, मैं फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, इसका नाम भी मैं फॉर एग्जांपल को कर देता, इसका नाम भी मैं रैम कर देता, इसका नाम भी मैं डिव कर देता, और यहां जाके फॉर एग्जांपल मैं लिखता, यहां पे मैं को लिख देता हूं, यहां पे मैं रैम लिख देता हूं, या बल्कि यहां पर मैं डिव लिख देता हूं। ठीक है, बल्कि इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे ये लिखूं ना रैम, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं को इज इक्वल टू को जी, रैम इज इक्वल टू रैम, और यहां पे जाकर लिखता हूं डेव इज इक्वल टू डेव, तो क्या हो रहा है पता? क्या ये क्लास का डेटा मेंबर एक्सेस हो रहा है? नहीं, ये यहां का लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, ये वाला। तो बेसिकली आप उसी वेरिएबल को वही वैल्यू असाइन कर, ठीक है। तो बेसिक अगर आपने दिस वाले एट्रीब्यूट का एक्सेस करना हो तो यहां पर फिर आप दिस लिखें, ठीक है। और अगर आपने यहां पर वेरिएबल का नाम डिफरेंट कर दिया है, ठीक है ना, तो फिर फायदा ये होता है कि फिर आपका ये कोड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिस लिखने की बेसिकली जरूरत नहीं है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सो ऑलवेज यूज न्यू नेम्स। तो ये आपने ऐड कर लिया, इस तरह आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह आप डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल वही काम होना है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा? मल्टीप्लाई बड़ा आसान है, यहां पे क्या करेंगे बताएं मुझे। मुझे ना एक बजे उठा देना, ठीक है? नहीं समझ में आई, क्या बोला आपने? मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बेटा? थोड़ा जोर से बोला करें, यहां पे आवाज नहीं आती, जोर से बोले। क्या डिवाइड कर रही हो? नहीं, मल्टीप्लाई तो सिंपल होते हैं। इसका n1 इसके n1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका d1 इसके d2 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं ये बताएं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिया हो ना, तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, उसको प्रॉपर अगर कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो।
फिर अगर मैंने आपको ये दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, सो एक ये थी लेट्स से 3 सही 2/5 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है लेट्स से 1 सही 6/20। तो पहला काम तो ये करके कन्वर्ट करें, तो 17 बटा ये 5 है, इमेजिन करें, तो 17/5 हो गया और ये हो गया जी 20। वॉइस नोट चला था या तो मेरा हाथ लग गया होगा इसमें, लेकिन ये कौन बोल रहा है? पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, सॉरी, और फिर आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी n1 मल्टीप्लाई होगा n2 से, d1 मल्टीप्लाई होगा d2 से। तो जो रिजल्टिंग बनेगी वो ये बनेगी 17 × 26 डिवाइड बाय 5 × 20। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 100 और ये जो भी होता है मुझे नहीं पता क्या है। ठीक होगी बात? तो मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी कैसे होगा? डिवाइड में क्या करेंगे? हाँ सॉरी, वो फिर आप रिड्यूस फ्रैक्शन का एक और फंक्शन बनाएंगे जो रिड्यूस करेगा। ठीक है, और वो बेसिकली क्या है, दोनों नंबर्स का जीसीडी ले और जीसीडी से उसको भी डिवाइड करते हैं, जीसीडी से उसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा जी, बात सुने गौर से। तो रिड्यूस फ्रैक्शन भी इसके अंदर बना देगा सारा निम्रा, उसके अंदर ना रिड्यूस फ्रैक्शन भी डाल देना साथ। ठीक है, अच्छा गौर से मेरी बात सुने जी, गौर से मेरी बात सुने। ओके, तो ये हमने बना लिया हुआ है, सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दें कि वो डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक जैसे ही, बस उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उसके एक साइड के उल्टा देंगे। बिल्कुल, तो बेसिकली पहले हम दूसरे नंबर की भी इम्प्रॉपर निकालेंगे और फिर उसको उलट कर देंगे। ठीक है, उलट करने का मतलब बेसिकली दोनों की वैल्यू स्वैप कर देंगे और फिर आप मल्टीप्लाई कॉल कर देंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन ही दोबारा रीयूज हो जाएगा। सर ऐसे नहीं कर सकते कि पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये क्लास हो जानी चाहिए। ठीक है, और तो आप जो जी जी ये रिड्यूस फ्रैक्शन का फंक्शन बता दें, वो क्या था? रिड्यूस ऐसे होता है बेटा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दो आपके पास ये है ना यार, ये क्या मजा, ये अगर नंबर है ना, फॉर एग्जांपल ये है 26/18। ठीक है, ये अब एक फ्रैक्शन है। तो बेसिकली इसको आप रिड्यूस कैसे करते हैं कि आप 26 और 18 का जीसीडी लें। जीसीडी क्या है इसका? 26 और 18 क्या जीसीडी होता है? या मैं 24 कर लेते हैं, 24। तो 24 और 18 का जीसीडी क्या होता है? 6 होता है। तो आप 24 को भी 6 से डिवाइड करें और 18 को भी 6 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला काम ये करें, जीसीडी ऑफ ए बी निकालें। ए ये है और बी ये है, तो जीसीडी ऑफ ए बी निकालें, जिसकी वैल्यू आप जी कर दें। ये स्लाइड्स बिल्कुल सही नहीं है, वो आपने तो बनाई नहीं है, वो हीप वाली है। ठीक है, तो ये आप किसी वेरिएबल जी में सेव कर दें और फिर आप क्या करें, a डिवाइडेड बाय जी करें, तो ये आपका नया a हो जाएगा और जो b होगा वो क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अब ये फ्रैक्शन क्लास आप कंप्लीट करें। टाइम क्या हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट बात गौर से सुन लो। देखें, ये अब अगर आप देखें तो बेसिकली ये मेरी 3 फाइलें हैं, बेसिकली 4 फाइलें हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपकी सैंपल फाइल भी हर एक की अलग अलग होनी चाहिए। तो आपने ना सबमिशन, ये पूरा का पूरा कोड करने के बाद आपने एक तो ये तीनों फाइलें जमा करवानी, ये अलग जिप में होंगी, ये अलग जिप फाइल होंगी। ठीक है, फिर आपने एक काम करना है, फिर आपने बेसिकली सॉल्यूशन में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, न्यू आइटम। ठीक है, जब आप सबमिशन बना रहे हैं तो यहाँ पे व्यू स्टूडियो में गए, सीवीपी गई, इसका नाम लिखना है आपने जो आपका रोल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल
आपका रोल नंबर क्या है? हाँ, BSCS। रोल नंबर बताओ अपना, रोल नंबर बताओ। हाँ, 20076। ठीक है, ये रोल नंबर। और ये है जी कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है तो आप बोल रखेंगे, लैब फलानी है तो लैब रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने फाइल बनाई, उसके बाद आपने देखे क्या काम करना है। गौर से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप कंपाउंड फ्रैक्शन डॉट एच उठाएंगे, इसको यहां से कॉपी करेंगे और इस जगह जाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन डॉट सीपीपी उठाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे, यहां गए, एंड में आए और यहां जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप अपनी इनपुट फाइल में आएंगे, कॉपी करेंगे, यहां आएंगे, यहां आकर कमिट बनाएंगे और कमिट में आप लिखेंगे जो आपकी फाइल आई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप अपनी सोर्स डॉट सीपीपी पे आएंगे, उसका मेन उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहां जाके उस फाइल के बाद आप अपना मेन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ मेन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मेन नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन जो सोर्स में जो भी आपने सोर्स में लिखा है ये आप कॉपी करेंगे और यहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बात गौर से सुने, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले आप एक काम करें, इसको कंट्रोल शिफ्ट होम पे जाएं या कंट्रोल ए दबा दें तो पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप गौर से सुन ले, कंट्रोल के सी दबाएंगे ना तो पूरी की पूरी फाइल कमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कमेंट इसलिए की है क्योंकि ये वाली फाइल हो सकता है कंपाइल ना हो, ये वाली फाइल हो सकता है कंपाइल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 दफा वो क्लास आ गई है और उन क्लासेस की डेफिनेशन भी 2 दफा आ गई है। क्यों? क्योंकि इस सोर्स फाइल में भी लिखी हुई है और सोर्स में लिखी हुई है। इसको आप कमिट करें, आप उस प्रोजेक्ट को चलाएं, अब एक मेन है वो चल पड़ेगा, इसकी जो आउटपुट आती है इस आउटपुट को आप सेलेक्ट करें, मार्क करें, यहां से आप कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करते हैं, आप मार्क में जाके राइट क्लिक, एडिट, मार्क, गो मार्क, यहां से जाके आपने एडिट किया और आप जब आके एंटर प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया, वापस गए, इस फाइल में आए, कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल के यू करें तो वो जो भी आपने कमेंट किया था वो कमेंट छूट जाएंगे। और अब इस जगह आके लिखें सैंपल आउटपुट। तो आपने वो जो कंसोल पे कॉपी किया था वो यहां पर आके आप क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे तो ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। और आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये फाइल आपने जमा करवानी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और इसका कोड और आपके कोड्स का कोड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप एक काम करें कि यहां पर जाएं, इस फाइल को जो कि आपने कंपाइल की है इसको आप राइट क्लिक करें और इसको अपने प्रोजेक्ट से रिमूव कर दें। ये देखिए, ये रिमूव करें। जब रिमूव करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने डिलीट करनी है या सिर्फ रिमूव करनी है। ठीक है, और आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी इसमें से, सिर्फ रिमूव की। और अब आप वहां जाएं अपने प्रोजेक्ट में, ओपन फोल्डर में जाएं और आपने ये देखें जी, आपने पहले इस फाइलों को कंप्रेस करना है, सेंड टू कंप्रेस्ड। तो ये आपके प्रोजेक्ट का आपकी सबमिशन बन गई है। और ये 2 फाइलें हैं जो आपने सबमिट करवानी है, एक आपकी जो रोल नंबर से सीपीपी बनी हुई है और एक ये जो जिप फाइल है ये आप एवेल्युएशन में यूज करेंगे। ये जो जिप फाइल सबमिशन आपने कराई है ये आप एवेल्युएशन में यूज करेंगे। आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि अपनी जिप फाइल ओपन करें और जिप फाइल को कंप्रेस डीकंप्रेस करके आप उससे एवेल्युएशन दें हमें। और जो ये वाली फाइल आपने बनाई है ये हमने क्यों बनवाई है, ये फाइल हमने क्यों बनवाई है, कोई बता सकता है? हाँ, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए।
ये फाइल हम अपने सॉफ्टवेयर को देंगे कि वो इसकी प्लेजरिज्म चेक करे और इससे पता लगेगा कि किसने किसका छापा मारा है। और इस सबमिशन जो भी आप करवाएंगे उसमें हम आपका बताएंगे कि आपने किसने किससे छापा मारा है। ठीक है, ये बात सुना? चलें जी, शाबाश। सर जब हम ये कर लेते हैं, जब हम मतलब रन करते हैं प्रोग्राम को, आउटपुट में वो ऐड तो करता रहता है लेकिन टेक्स्ट फाइल में वो चेंजिंग नहीं होती है। नहीं समझ में आई आपकी, दोबारा बताएं। सर थोड़ी देर तक जब आपने ये पूरा प्रोग्राम बना दिया है, अब आप इसे रन करेंगे और आप किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, आउटपुट में बाद में जब वो शो होंगी वहां तो ऐड हुई पड़ी होंगी लेकिन फाइल में चेंज नहीं होती। मतलब F1 को F2 से ऐड करेंगे F3 में, F3 वहां चेंज नहीं होगा, F3 सेम रहेगा टेक्स्ट फाइल। बिल्कुल। मतलब दूसरी बात यार बात सुनिए, सवाल ये किया गया है कि ये जो आपने मेन वगैरह बनाया है, ये मेन लोड कर लिया, प्रिंट कर लिया, उसके बाद बेसिकली आपने कैलकुलेटर बनाना। कैलकुलेटर बिल्कुल वैसे ही बनाना जिस तरह से आपको वीडियो लेक्चर में बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने एक छोटा सा सवाल किया कि अगर मैंने इसी फाइल को दोबारा से अपडेट करना, तो अपडेट कराने के लिए आप एक क्या करें, आखिर में एक फंक्शन बनाए, इसका नाम रखें क्या, अपडेट ऑल द न्यू फ्रैक्शंस। और उसमें क्या करेंगे, जिस तरह से आपने लोड बनाया है उस तरह क्या करेंगे, एक राइटर का फंक्शन बनाएंगे। तो आप जिस तरह आपने इफ स्ट्रीम बनाई है उस तरह आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑफ स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, और ऑफ स्ट्रीम से जाके आप आउटपुट करवाएंगे बिल्कुल वैसे जिससे सी आउट करवाते हैं। ठीक है, तो वो उसी फाइल को ओपन करके आप सारी फाइल को ओवरराइट करवा देंगे, तो आपकी फाइल दोबारा से चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये काम भी करना चाहता हूँ आपको। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।